प्रेग्नेंट वोमेन जो ये इस कंप्लेन के साथ क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं कि मेरे पट्ठे और जोड़ ये ख़त्म होते जा रहे हैं, एक तो उनको साइकोलॉजिकल इशू तो है ही है, प्रेगनेंसी भी है ही है, तो बीइंग ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आप ये क्या समझते हैं या क्या उनको एडवाइस देते हैं कि उनको किस तरह अपनी बॉडी को मैनेज करना चाहिए ताकि वो न्यूरोपैथी में ना जाए? देखें, सबसे पहले तो जो आगे भी बात की कि मल्टीविटामिन्स जो उन्हें शुरू करवाए जाते हैं ना, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, वो उनको बड़े रूटीनली लेने चाहिए। और दूसरी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ठीक, ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो ये हमारा एक बना हुआ है कि जो प्रेगनेंसी है और मैंने लेटे ही रहना है, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मशीन चलती रहेगी तो ठीक रहेगी, नहीं तो उसको जंग लग जाएगा। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में हो। दूसरी बात ये तो एक नॉन फैक्टर है कि जो नया बच्चा पैदा होना है डेफिनेटली माँ की हड्डियों से ही पैदा होना है, माँ के खून से ही पैदा होना है। कोई वजह है माँ की इतनी अजमत है, बिल्कुल, तो वो कमज़ोरी तो होती है डेफिनेटली, इसमें ऐसी बात नहीं है। माँ का खून से बन रहा है बच्चा, हर चीज़ जो डेवलपमेंट है वो एक पूरा का पूरा इंसान बन रहा है एक इंसान के अंदर से, तो कमज़ोरी तो उसमें एक नेचुरल चीज़ है। ठीक, तो उसके लिए बड़ी टारगेटेड डाइट्स जो हैं वो उनको जो भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए। और एक बैलेंस डाइट, ये नहीं कि वो सिर्फ जंक फूड ही खाते रहें कि मैं खाना तो खा रही हूँ ना, या चावल ही खाते रहें कि मैं हर चीज़ की मिकदार जो है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग जो है ना वो ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, और हमारे यहाँ लोगों को ना एक कैलोरी काउंट का सिस्टम आ गया, ये नहीं पता है कि कौन सी कैलोरीज कब लेनी है और किस वक्त लेनी है। ज़्यादातर मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट आता है ना तो वो कहता है सर मैं ये भी सर्च करके आया हूँ, ये भी। मैं उसको कहता हूँ आप तो गूगलोपैथिक डॉक्टर हैं, मेरे पास क्या लेना है, इलाज भी आप गूगल से कर लें। तो डॉक्टर का देखना और होता है, जैसे अब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, ये सबके ऊपर एक जैसी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट वोमेन की जैसे आपने बात की, उनकी टेस्टिंग की बात की, अल्ट्रासाउंड की आपने बात की, इस दौरान में हम ये देखते हैं कि ऐसी पेशेंट भी रिपोर्ट होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती रहती है, इसकी काज क्या होती है? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की 2-3 बड़ी कॉमन कॉजेज़ हैं। सबसे पहले तो ये कि जो हम कहते हैं प्लेसेंटा की डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में अगर होने लग जाए तो फिर वो डेवलपमेंट अगर होते होते बीच में कई दफ़ा वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये प्रेगनेंसी के एंड तक भी कुछ लोगों को चल सकती है अगर प्लेसेंटा हमारा लोअर सेगमेंट में है, प्रीविया प्लेसेंटा प्रीविया है। कई दफ़ा सडनली कभी ट्रॉमा से या किसी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, वो भी ब्लीडिंग होती है, उसे हम अपनी मेडिकल टर्म्स में अब्रप्शन बोलते हैं। ठीक है, वो एक रीज़न हो सकती है। कई दफ़ा जो है लोकल कॉजेज़ हैं कि यूट्रस के मुंह के ऊपर कोई ऐसा ज़ख़म बना हुआ है या पॉलिप है, उससे भी हल्की हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब भी ब्लीडिंग हो हमेशा खतरनाक समझना चाहिए और फ़ौरन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि जो भी रीज़न है वो आइडेंटिफाई हो जाए, और अगर अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेट कर लें तो कई दफ़ा ये प्री टर्म बर्थ, अर्ली डिलीवरी या मिसकैरेज में भी एंड हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसमें गैर ज़रूरी तौर पे मेडिसिन का इस्तेमाल भी आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी मेडिसिन पेशेंट को ना दें जब तक वेल इंडिकेटेड ना हो। इवन हम पेशेंट गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी के साथ भी आता है और कहते हैं जी कोई ट्रीटमेंट दें, तो कोशिश यही होती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या स्टीम या सिंपलर मेडिसिन के साथ उसे ट्रीट कर दिया जाए, एंटीबायोटिक ना दी जाए, पेन किलर्स उस तरह ना दिए जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है किसी ना किसी तरह पे अर्ली प्रेगनेंसी में या थ्रू आउट प्रेगनेंसी बेबी के ऊपर किसी ना किसी तरह एक्ट कर सकती हैं। और कुछ ड्रग्स तो बिल्कुल मना है प्रेगनेंसी में, जो हम अपने तौर पे ही खुद ही मेडिकल स्टोर से ख़रीद के खुद ही से खा लेते हैं, जो बाद में पता चलता है ये तो लेने की इजाज़त ही नहीं है प्रेगनेंसी में। ठीक है। अच्छा सर जी, हमने ये देखा है कि एक तो वेट गेन वाले बंदों को तो ये मसला होता है, लेकिन नॉर्मल बंदे जिनका वेट भी मैनेज होता है, प्रॉपर वो रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर भी उनकी बॉडी फ्रेश नहीं रहती या उनके जो नर्व सिस्टम है वो उस तरह एक्टिवेट नहीं होता, तो इसकी काज और वजूहत क्या है? देखिए, मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस, ठीक, यूज़ ऑफ टोबैको, सिगरेट जो स्मोकिंग है ये बहुत कॉमन है हमारा, अल्कोहल इंटेक या कोई इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल। स्ट्रेस से मुझे याद आया कि एक पेशेंट मेरे पास आता था, वो एक दिन आता था स्ट्रेस में था, दूसरे दिन हैप्पी होता था, तो मैं उससे पूछता था कि आपकी रीज़न क्या है? वो कहता जिस दिन मेरा कंटेनर बुक होता है तो मैं एंजाइटी में जाता हूँ, जिस दिन रिलीज़ होता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। यही फैक्टर्स हैं।
तो ये तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं चीज़ें, लेकिन एक अगर ओवरऑल हेल्दी बॉडी है और उसको और कोई किसी किस्म का कोई मॉर्बिड्स नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता, और फिर भी अगर वो लिथार्जी का शिकार है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या कोई और बीमारी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ज़्यादातर मेटाबॉलिक होता है, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन भी हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसमें आप देखें उसको डायबिटीज़ ही ना हो सर। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं होता कि एक ओवरऑल वेल बिल्ड हेल्दी ठीक है लेकिन प्रॉब्लम भी है, ठीक है लेकिन प्रॉब्लम है, ठीक। तो चीज़ें जैसे हम देख रहे होते हैं ना क्लिनिक पे, बंदा भी ठीक है, रिपोर्टें भी ठीक हैं, लेकिन रिजल्ट उसका जो है ना वो ठीक नहीं आ रहा, बंदा मेंटली ठीक नहीं है, उसका फिर कंटेनर फंसा होगा। अच्छा सर, नर्व सिस्टम के लिए जैसे हम देखते हैं कि पट्टे अगर कमज़ोर हैं, दर्दें रहती हैं, तो इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम जाएं तो क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि वजूहात क्या है? देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये पेशेंट के एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट होती हैं, और उसकी जब आप पेशेंट को देखते हैं, आप उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद कोई फाइंडिंग्स देखते हैं, उसकी पर्टिनेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि आपने क्या करवाना है। किसी की एमआरआई करवानी पड़ती है, किसी का सीटी करवाना पड़ता है, किसी की नर्व कनेक्शन स्टडीज़ करवानी पड़ती हैं, किसी में आप सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम, सीरम कॉपर लेवल करवाते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी एक पेशेंट को विदाउट कंसल्टेशन आप नहीं करवा सकते। नो, विदाउट आप एग्जामिनेशन ये कह ही नहीं सकते कि जी ये आपने इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही बीमारी है। ठीक, ये वो गूगल डॉक्टर, गूगलोपैथिक डॉक्टर। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि फीमेल हमारे पास आती हैं, सीरम आयरन लेवल उन्होंने चेक करवाया होता है और सीबीसी टेस्ट करवा के एचबी का लेवल कम होता है, तो वो ये कह रही होती है कि इनकी वजह से मेरे पट्टे कमज़ोर हैं। इसमें रियलिटी क्या? बहुत ज़्यादा रियलिटी है। ज़ाहिरी बात है कि एनीमिक पेशेंट है तो उसका ओवरऑल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं होगा जो एक हेल्दी बच्चे। वो थोड़ा सा चलेंगी, थक जाएंगी, सांस में उन्हें तकलीफ़ होगी, ओवरऑल एक डिप्रेशन का शिकार होंगी, लिथार्जी, मेंटल रिटार्डेशन, फिर इस तरह इसके जो आगे न्यू बॉर्न है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो प्री मैच्योर हो सकता है, प्री टर्म हो सकता है, उसका IUGR हो सकता है, तो माँ को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा ये एक ऐसा फैक्टर, जिस तरह वेस्ट की किताबें देखें तो उनमें एनीमिया ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारा ये साउथ एशिया स्पेशली जो है, यहाँ पे तो एनीमिया सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक, इट्स लाइक अ पेंडेमिक। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, फोलिक एसिड की एग्जैक्ट डोज क्या होनी चाहिए? फॉलिक एसिड की प्री प्रेगनेंसी डोज है 400 माइक्रोग्राम्स। ठीक। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ लोगों को लेनी पड़ती है और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के से 3 महीने पहले से लेके फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लेनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो डायबिटिक हैं, उनको उनकी पिछली प्रेगनेंसी में कोई बच्चे को दिमागी रीढ़ की हड्डी का कोई मसला था जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, या उन्हें मिर्गी है और वो मिर्गी की दवाइयाँ खाती हैं, या कुछ खास दवाइयों पे हैं, तो ये वाला जो फॉलिक एसिड है थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है और इसकी डोज भी हायर होती है, जो कि है 5 mg, जो हमें एक रूटीनली कॉमनली, हाँ जी, वो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वही है। थोड़ी सी हायर डोज है तो वो ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। 5 mg की ओडी डोज बनेगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लेने का बेहतरीन टाइम क्या है? नाश्ते में, दोपहर में, रात? किसी भी खाने के साथ ले लें, लेकिन रूटीनली लें। इसके साथ कोई हम लोग अटैच नहीं करते कि ये खाने के साथ लें या ना, वो बिल्कुल छोटी सी गोली है, किसी भी वक्त जब याद आए एक दफ़ा दिन में ज़रूर ले लिया करें। ठीक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि नौजिया की हम बात करते हैं, तो जो सफ़र करने का होता है, जैसे हम देख रहे हैं अब माह रमज़ान है, जो प्रेग्नेंट वोमेन होगी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करेंगी, तो बीइंग ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट उनके लिए क्या एडवाइस है? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बहुत लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल्स में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इमरजेंसी में रास्ते में आपको दर्द हो सकती है, खुदा न सब ब्लीडिंग हो जाए, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। हाईवेज पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर बहुत ज़रूरी है जाना तो आप कोशिश करें कि आप बीच में ब्रेक्स लें, थोड़ी देर रुक जाएं, रेस्ट कर लें, वॉक कर लें, चल फिर लें, कुछ खा लें, हल्का फुल्का खाते पीते रहें, तो फिर आप मतलब बाय रोड तो इस तरह ट्रैवल कर सकते हैं। एयर ट्रैवल का ये है कि अगर अक्सर एयरलाइंस जो है 32-34 वीक्स के बाद ट्रैवल ही नहीं करने देती, क्योंकि जब प्रेशर चेंजेस होते हैं जहाज़ में उससे प्री टर्म लेबर हो सकती है। तो उस चीज़ को भी नोट करते रहना चाहिए कि हम ज़रूरी नहीं कि हमने ज़रूरी ट्रैवल करना है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अगर अवॉइड की जा सकती हैं तो अननेसेसरी ट्रैवलिंग को अवॉइड कर लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है।
और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, तो हामला औरतों को कब से जो है वो फिजिकल एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए? हामला औरतों को लगातार फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू ही करनी चाहिए। ठीक। कोई बहुत कम इंडिकेशंस है जब हम पेशेंट्स को कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, प्लेसेंटा प्रीविया है, अवल नीचे और पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, उस सूरत में, या वक्त से पहले बार बार दर्दें लग रही हैं, उस सूरत में हम कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें। वरना हमने कभी भी नहीं कहा कि आप बिल्कुल बेड पे लेट जाएं और उठे ना, ये ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे भेज देंगे तो ब्लड क्लॉट्स टांगों में और किसी भी जिस्म के हिस्से में जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो रूटीन एक्टिविटी में रहें तो बेहतर है, बल्कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ऐड करें ताकि आप जितनी फिजिकली एक्टिव हों और फिर आगे जाके जब हम, जैसे हम सब कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जितनी वो फिजिकली एक्टिव होंगी उतनी उनकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होगी।